परिचय। अंकिता, हम जानते हैं कि जनन सभी जीवों की वह क्षमता है जिसमें एक जीव लगभग अपने समान गुणों वाले एक छोटे से जीव को जन्म देता है। हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रजातियां यानी स्पीशीज आगे बढ़ती हैं। तो आओ, अपने इस नए अध्याय में हम जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जनन को परिभाषित करना, विभिन्नता का महत्व ज्ञात करना, जनन के प्रकारों को पहचानना, अलैंगिक जनन को समझना, विखंडन को समझना, मुकुलन की प्रक्रिया का अध्ययन करना, बीजाणु समासंग की प्रक्रिया को समझना, पुनरुद्भवन को समझना, खंडन की प्रक्रिया को समझना, कायिक जनन को समझना। जीवों की समुचित प्रतिकृति। एक ही प्रजाति यानी स्पीशीज के विभिन्न जीव एक समान दिखाई देते हैं क्योंकि उनके अभिकल्प यानी डिजाइन समान होते हैं। जनन प्रक्रिया द्वारा शारीरिक अभिकल्प के ब्लूप्रिंट निर्मित होते हैं। हम ये पहले से ही जानते हैं कि प्रत्येक जीव कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है तथा प्रत्येक कोशिका में केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। डीएनए के रूप में जनक से गुणों की संतति पीढ़ी में पहुंचाने के लिए इन गुणसूत्रों में सूचनाएं एकत्रित होती हैं। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचनाएं निहित होती हैं। प्रत्येक कोशिका विभाजन के बाद डीएनए प्रतिकृतियन होता है तथा 2 प्रतियां बनती हैं। कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप प्रत्येक कोशिका 2 संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। विभिन्नता का महत्व। प्रतियां बनते समय डीएनए की सूचनाओं में बदलाव आ जाता है जिससे निर्मित हुई प्रोटीन भिन्न हो जाती है तथा इस प्रकार जनक प्रजाति यानी स्पीशीज से विभिन्नता आ जाती है जो कि जैव विकास का आधार है। जनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जीवों की समष्टियों द्वारा निकेत भरे हुए हैं। बाह्य कारकों जैसे ताप, जल स्तर, उल्कापात के कारण निकेत में अचानक प्रबल परिवर्तन आ जाते हैं। परिणाम स्वरूप संपूर्ण समष्टि नष्ट हो जाती है किंतु कुछ जीवों के बच जाने की संभावना रहती है। हम उपर्युक्त चर्चा को एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं। शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप यदि बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्त ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं प्रजातियों यानी स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी हैं। जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन। जनन 2 प्रकार का होता है: अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा युग्मक यानी गैमीट निर्माण की भागीदारी के साथ अथवा इसकी अनुपस्थिति में हो तो वह अलैंगिक जनन कहलाता है। उदाहरण: अमीबा में द्विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, राइजोपस में बीजाणु समासंग और पुष्पी पौधों में कायिक जनन। अलैंगिक जनन में कोशिका विभाजन असमसूत्री या समसूत्री होता है जो
नए जीव उत्पन्न होते हैं वे बिल्कुल अपने जनक से मिलते जुलते होते हैं तथा यह एक तीव्र गुणनात्मक यानी बहुलीकरण विधि है। अलैंगिक जनन की कमियां ये हैं कि इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक समान जीव ही उत्पन्न होते हैं तथा जैव विकास संभव नहीं हो पाता है, जिससे कि विविधता उत्पन्न नहीं होती है। विखंडन। विखंडन में पूर्ण विकसित जनक दो या दो से अधिक संततियों में विभक्त हो जाता है। एक कोशिकीय जीवों जैसे अमीबा, पैरामीशियम तथा अन्य प्रोटोजोआ में अलैंगिक जनन की यह सबसे सरल विधि है। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन और बहुखंडन। अनुकूल परिस्थितियों के दौरान एक कोशिका का दो एक समान कोशिकाओं में विभक्त होना ही द्विखंडन कहलाता है। इस विधि में असमसूत्री विभाजन द्वारा सर्वप्रथम केंद्रक दो भागों में विभक्त हो जाता है तथा उसके बाद कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है। अंत में कोशिका दो संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। उदाहरण: जीवाणु, यीस्ट, युगलीना, अमीबा तथा पैरामीशियम। बहुखंडन जनक खंडन होता है। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान जनक का शरीर स्वतः ही अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। कोशिका का केंद्रक लगातार विभाजित होकर अनेक केंद्रक बनाता है। प्रत्येक केंद्रक कम मात्रा के कोशिका द्रव्य से घिरा होता है तथा पुटी यानी सिस्ट में अनेक संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में पुटी यानी सिस्ट टूटकर छोटी संततियों को मुक्त करता है। बहुखंडन का उदाहरण मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम है। मुकुलन। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बाह्य वृद्धि, जिन्हें कलिकाएं कहते हैं, जनक शरीर के ऊपर या अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है और इसके कारण एक स्थान पर कलिका यानी मुकुल विकसित हो जाती है। यह कलिका यानी मुकुल वृद्धि करके एक नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। बीजाणु समासंग। जब ब्रेड के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए नमी और अंधेरे में रख दिया जाता है तो वायु में उपस्थित राइजोपस के बीजाणु ब्रेड पर चिपक जाते हैं और राइजोपस का एक नई कवकी पौधा उत्पन्न हो जाता है। राइजोपस में एक गांठ जैसी संरचना पाई जाती है जो कि जनन में भाग लेती है। इसे बीजाणुधानी कहते हैं। इसमें बीजाणु पाए जाते हैं जो कि नए राइजोपस में विकसित हो जाते हैं। पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। इसमें जीव के शरीर का कटा या टूटा हुआ भाग
वृद्धि या पुनरुद्भित होकर एक नया पूर्ण जीव विकसित हो जाता है। सरल जीव जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काट देने पर प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। खंडन। खंडन में जनक का शरीर तरंग की क्रिया, पुराने भागों की मृत्यु और अपघटन द्वारा दो या दो से अधिक छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीव यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। सभी जंतुओं में चपटे कृमि शरीर का खंडन दर्शाते हैं, जो कि नए जीवों यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। शैवाल जैसे कि स्पाइरोगाइरा में खंडन पाया जाता है। कायिक जनन। कायिक जनन गुणन यानी बहुलीकरण की वह प्रक्रिया है जिसमें जनन अंग की सहायता के बिना ही पौधे के पुराने भागों जैसे तने, जड़ों तथा पत्तियों से एक नया पौधा विकसित हो जाता है। कायिक प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। सभी बीज वाले पौधों में प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन बहुत प्रचलित है। ये तीन प्रकार का होता है, जड़ों द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। जड़ों द्वारा कुछ पौधे अपने ऊपर अपस्थानिक कलियों का विकास करते हैं, उदाहरण अमरूद और शीशम। कुछ गांठदार अपस्थानिक जड़ों के अलावा अपस्थानिक कलियों में भी उचित मात्रा में भोजन पाया जाता है, उदाहरण डहेलिया तथा शकरकंदी। तने द्वारा कुछ पौधे तने के बिखरने तथा शाखित प्रकंदों द्वारा कायिक जनन करते हैं, उदाहरण केला, अदरक तथा हल्दी। तना कंद आलू तथा चुकंदर में पाए जाते हैं। आलू का कंद भूमिगत शाखित तने का एक फूला हुआ शीर्षस्थ भाग होता है, जिस पर की अनेक आंखें या गांठें पाई जाती हैं। प्रत्येक आंख में एक या अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। आंख पर पाई जाने वाली कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं। आलू के पौधे कंदों द्वारा उगाए जाते हैं, बीजों द्वारा नहीं। ऊपरी भूस्तारी एक वायवीय कमजोर तना होता है, जैसे कि मैदानी घास, पुदीना, जो कि सतह पर फैलकर पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ों को जन्म देते हैं। जब पौधे का पुराना भाग मृत हो जाता है तो जनक पौधे से शाखाएं अलग हो जाती हैं तथा स्वतंत्र पौधों का निर्माण करती हैं। बल्ब भी कलिकाएं धारण करते हैं, उदाहरण लहसुन तथा प्याज। घन कंदों जैसे क्रोकस, अरुई यानी कोलोकासिया आदि में भोजन उचित मात्रा में संगृहित होता है तथा ये अनेक अपस्थानिक कलिकाएं भी धारण करते हैं। पत्तियों द्वारा कुछ पौधों में मांसल पत्तियों के कटीले यानी खांचे युक्त पार्श्व अपस्थानिक कलिकाओं को धारण करते हैं। जब पत्ती मृदा पर गिरती है तो अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाएं छोटे पौधों में विकसित हो जाती हैं। नवीन पादप पृथक होकर स्वतंत्र पौधों में विकसित हो जाते हैं, उदाहरण
ब्रायोफिलम बिगोनिया। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। मालियों तथा बागबानों ने कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विभिन्न पद्धतियां विकसित की हैं। कटाई, पर्तन, कलम लगाना, मुकुलन और ऊतक संवर्धन आदि कुछ सामान्य पद्धतियां हैं। कटाई। कटाई जड़, तना अथवा पत्ती का एक अलग हुआ भाग है जो कि आंशिक रूप से नम मिट्टी में गड़ा हुआ होता है। अनेक पौधे जैसे गन्ना, गुलाब, नींबू, अंगूर, कोकोआ, बोगेनविलिया आदि कटाई के माध्यम से ही प्रवर्धित किए जाते हैं। पर्तन। जनक पौधे से पौधे के अलग होने से पूर्व तने की शाखाओं में अपस्थानिक जड़ें बन जाती हैं। तने की शाखा परत कहलाती है तथा यह प्रक्रिया पर्तन कहलाती है। यह विधि नींबू, अमरूद, हिबिस्कस, बोगेनविलिया, चमेली, रसभरी तथा अनेक सजावटी पौधों में प्रयोग की जाती है। कलम लगाना। जनन की इस पद्धति में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। पौधे का एक भाग जो कि पौधे के अन्य भाग पर कलम लगाता है पौधे की कलम यानी साइकान कहलाता है तथा वो पौधा जिस पर कलम लगाई जाती है डंठल यानी स्टॉक कहलाता है। उदाहरण आम, सेब, मटर, नींबू और अमरूद। मुकुलन। मुकुलन में एक वांछनीय पौधे के तने से छालयुक्त एक छोटी कलिका यानी मुकुल ली जाती है। इसके बाद डंठल की छाल में बनाई गई गांठ यानी दरार में घुसाई जाती है। दोनों को बांध दिया जाता है तथा इन्हें सूखने से बचाया जाता है। उदाहरण गुलाब, आलू बुखारा आदि। ऊतक संवर्धन। संवर्धन विलियम के कृत्रिम माध्यम में पृथक या विलगित पादप कोशिकाओं अथवा पादप ऊतक के छोटे भागों में नए पादप का निर्माण ही ऊतक संवर्धन कहलाता है। पौधे के वृद्धि वाले सिरे से ऊतकों अथवा विलगित कोशिकाओं को हटाकर तथा उन्हें कृत्रिम माध्यम में रखकर पौधों को विकसित कराया जाता है। पादप ऊतक विभाजित होकर कोशिकाओं के छोटे समूह बनाते हैं जिन्हें कैलस कहा जाता है। कैलस को एक ऐसे अन्य माध्यम पर स्थानांतरित किया जाता है जिसमें कि वृद्धि तथा विभाजन के लिए हार्मोन पाए जाते हैं जिससे कि पादपक या छोटा पौधा बनता है। बने हुए पादपक को गमलों या मृदा से प्रतिरोपित किया जाता है जहां वे वृद्धि करके विकसित पौधे बना सकते हैं। यह बाह्य यानी इन विट्रो सूक्ष्म प्रवर्धन भी कहलाता है क्योंकि यह प्रक्रिया एक परख नली यानी टेस्ट ट्यूब में एक कृत्रिम पर्यावरण का प्रयोग कर जनक पौधे के बाहर होती है। यह सजावटी पौधों जैसे ऑर्किड, डहेलिया तथा कॉर्नेसन के लिए प्रयोग की जाती है। कायिक प्रवर्धन के लाभ तथा हानि। आइए कायिक प्रवर्धन से होने वाले कुछ लाभों तथा हानियों की चर्चा करते हैं। लाभ। कायिक प्रवर्धन एक सस्ती, आसान तथा तेजी से होने वाली प्रक्रिया है। कायिक प्रवर्धन द्वारा जनक पादप के गुण यानी लक्षण संग्रहित रहते हैं। कायिक प्रवर्धन उस पौधे के प्रवर्धन में भी सहायक है जो कि जीवन शक्ति वाले बीज उत्पन्न नहीं करता है। हानियां। कायिक प्रवर्धन से पौधों की संख्या में आवश्यकता से अधिक वृद्धि हो जाती है। इसमें कोई भी जैव विभिन्नता नहीं पाई जाती है तथा पौधे पर्यावरण के कम अनुकूल हो जाते हैं। जनक पादपों में पाए जाने वाले रोग संततियों में स्थानांतरित हो जाते हैं।
क्या आप जानते हैं, यकृत में बहुखंडन के दौरान प्लेज्मोडियम लगभग 1000 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जबकि लाल रुधिर कणिकाओं में बहुखंडन के दौरान ये 12 से 24 संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है, जिन्हें खंडजाणु यानी मीरोजोइट कहते हैं। जीर्णोद्धार पुनरुद्भवन शरीर की खंडित कोशिकाओं के पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया है। उदाहरण, मानव में नवीन लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा मृत लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिस्थापन तथा घाव भरना। पुनर्निर्माण यानी पुनरुत्पादन। पुनरुद्भवन शरीर के खोए हुए भाग के पुनर्विकास की एक प्रक्रिया है। उदाहरण, छिपकली में पूंछ, हाइड्रा, प्लेनेरिया आदि। बुलबिल छोटी मांसल विशेषीकृत कलिकाएं होती हैं। जब वे भूमि पर गिर जाती हैं तो नए पादप को जन्म देती हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान यानी मौजूदा जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है, जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन में नए जीव एक ही जनक से बनते हैं। कुछ जीव जैसे स्पाइरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। ये टुकड़े अथवा खंड नए जीव यानी व्यष्टि में विकसित हो जाते हैं। पौधों जैसे मनी प्लांट, गुलाब, अंगूर आदि में कायिक प्रवर्धन कटाई द्वारा होता है। पर्तन में पौधे की शाखा का सिरा भूमि की तरफ मुड़ यानी झुक जाता है तथा नम मृदा द्वारा ढक जाता है। कलम लगाने में दो निकटवर्ती संबंधित किस्मों वाले पौधों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे कि वे एक पौधे के रूप में ही रहते हैं। जंतुओं में अलैंगिक जनन की विभिन्न प्रक्रियाएं विखंडन, मुकुलन, खंडन तथा पुनरुद्भवन हैं। जनक जंतु के दो या अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित होने की प्रक्रिया को खंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विखंडन तथा बहुखंडन। द्विखंडन में दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। बहुखंडन में अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। मुकुलन में एक या एक से अधिक एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय बाह्य वृद्धि, जिन्हें कलिकाएं कहते हैं, जनक शरीर के ऊपर या अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। यीस्ट में कलिकाएं एक कोशिकीय होती हैं, जबकि हाइड्रा, स्पंज आदि में बहुकोशिकीय होती हैं। कलिकाएं बहिर्जात अथवा अंतर्जात होती हैं। खंडन में जनक का शरीर दो या अधिक भागों में खंडित हो जाता है, जिसमें से प्रत्येक विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। निम्न जीवों में पुनरुद्भवन की क्षमता अधिक होती है।